क्या हाल चाल। सब बढ़िया। चलिए, आज का हमारा टॉपिक है। आज हम उसको पेपर 2 का जो रिवीजन टेस्ट हमारा हुआ था उसका हमने वो क्वेश्चंस लिए हैं जहाँ पे जो जो आपने हमसे पूछे वो हमने ले लिए। ठीक है, चलो शुरू करें। आवाज आ रही है? चलो ठीक है। पहला क्वेश्चन ये कह रहे ब्लॉक रेस्ट ऑन अ रफ इंक्लाइन प्लेन मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। कह रहा है कि इंक्लाइन प्लेन है जो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल, तो कुछ ऐसा होगा। ये हॉरिजॉन्टल से है 30 डिग्री। तेरा कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द प्लेन, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है 0.8। यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, मान लेता भी मास है। बता इस पे इसकी टेंडेंसी कहाँ है, डाउनवर्ड जाने की। कितनी फोर्स लगती है आपको पता है, mg sin थीटा। और इसको रोकेगा कौन, तो इसके पीछे का कौन सा सरफेस, जो इस पे पीछे कौन सा फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स जो इसको रोक रहा होगा। और यही फ्रिक्शनल फोर्स किसके बराबर होगा, यही हमारा जो फ्रिक्शनल फोर्स है यही इक्वल होगा किसके, mg sin थीटा के। फ्रिक्शनल फोर्स आपको दिया हुआ है 30, मास है m, g की वैल्यू 10 है, उसके बाद है sin 30। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, sin 30 होता है हाफ, 2 5 10 और 5 6 30, तो आंसर आ गया m की वैल्यू 6 kg। ये आपका फाइनल। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा है फाइनल आंसर। चलो आगे बढ़ते। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि मार्बल ब्लॉक है जिसका मास 5 kg है, lying on ice when given a velocity। कह रहा है कि मार्बल ब्लॉक है जो एक आइस पे रखा हुआ है, ये मान लो आइस है, इस पे एक मार्बल ब्लॉक रखा हुआ है। कह रहा है इसको वेलोसिटी दी गई कितनी, इसको वेलोसिटी की थी 10 मीटर पर सेकेंड, स्टॉप बाई फ्रिक्शन। कह रहा है सरफेस रफ है, और ये कह रहा है इसको वेलोसिटी दी गई, आगे जाके थोड़ी देर में क्या होगा, ये स्टॉप कर गया, मतलब इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई है, तो इसकी इनिशियल थी। तो आपने रिलेशन पढ़ा होगा रफ सरफेस पे, मतलब एक्सेलरेशन क्या होता है, v इज इक्वल टू, यही लगाएंगे u प्लस ए टी। फाइनल वेलोसिटी स्टॉप हो गया, इनिशियल वेलोसिटी 10 माइनस क्यों, क्योंकि इसको फ्रिक्शन रोक रहा है। और हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस पे ए की वैल्यू क्या होती है बताओ, म्यू जी। तो यहाँ लिखेंगे म्यू जी इंटू टी, हमने पूछा है फ्रिक्शन, म्यू जी टी इधर चला गया, म्यू की वैल्यू आ जाएगी 10/जी टी। तो 10/जी की वैल्यू 10 है, कितने टाइम में पूछा है, 20 सेकेंड। इसको डिवाइड कर दो, कितना आया, 0.05। ये हमारा फाइनल आंसर कहाँ पे है, यहाँ। ठीक है, आगे बढ़ते। फिर एक पार्टिकल है मूव कर रहा है, वेलोसिटी देश इधर दिया, एक्स डायरेक्शन में कितनी है, एक वेलोसिटी इधर है 3 मीटर पर, और एक वेलोसिटी इधर है कितनी, 4t। फाइंड द रेशियो, क्योंकि ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, पूछा फाइंड, क्योंकि स्पीड वेरी कर रही टाइम के रिस्पेक्ट में। फाइंड द रेशियो ऑफ टेंजेंशियल एक्सीलरेशन टू दैट ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। ठीक है, ये आपको वी वाई दिया था, वेलोसिटी है वाई डायरेक्शन, इसको वी वाई ले लिया, और ये हमारी है वी एक्स। ठीक है, कह रहा है रेशियो ऑफ टेंजेंशियल एक्सीलरेशन टू दैट ऑफ सेंट्रीपिटल, हमसे पूछा है कि रेशियो बताओ इसका, टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल का। अच्छा बताओ, इधर एक अगर वेलोसिटी है इधर 4t, तो एक्सीलरेशन कितना होगा, इस डायरेक्शन में तो एक्सीलरेशन है नहीं क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो 0 है। इस डायरेक्शन में जो हमारा एक्सीलरेशन आएगा वो कितना आएगा, 4 मीटर
पर सेकेंड स्क्वायर। इस डायरेक्शन में क्या है आपका एक्सेलरेशन। अच्छा, इन दोनों की रिजल्टेंट वेलोसिटी कहाँ होगी, रिजल्टेंट वेलोसिटी तो कहीं इधर होगी। ये आपकी है रिजल्टेंट वेलोसिटी। आप देखो, अगर ये एंगल कितना है थीटा, थीटा ही होगा, थीटा होगा वी एक्स अपॉन वी वाई। अगर इसको मैं इधर शिफ्ट कर लूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ट्रायंगल बन जाएगा। मैं वी वाई को अगर इधर शिफ्ट करूँ तो टेन थीटा हो जाएगा वी वाई बाई वी एक्स। ठीक, हमारे पास है ये एक्सीलरेशन इधर है, कितना है 4 मीटर पर सेकेंड। तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा। क्लियर है। तो अगर मैं इसके दो कंपोनेंट ब्रेक करूंगा, एक तो इधर आएगा कितना, और एक सीधा इसके 90 पे आएगा कहीं इधर, ऐसा है। इस तरफ जो ए कॉस 90 माइनस, क्योंकि ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, आपको पता है। इस तरफ ए कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 साइन हो जाएगा। जब इस तरफ लोग, अगर ये इसको चाहे इसमें ब्रेक कर दो, ये थीटा होगा, ये 90 माइनस थीटा तो ये थीटा, तो इधर आएगा ए कॉस थीटा, और इस तरफ जो तुम्हारा कंपोनेंट आएगा वो ए साइन थीटा। यही आएगा, देखो आएगा कि नहीं आएगा। और जो तुम्हारा वेलोसिटी के डायरेक्शन में कंपोनेंट है हमारा पास, जो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, टेंजेंशियल कितना हो जाएगा ए साइन थीटा, और जो सेंट्रीपिटल है वो कितना है ए कॉस थीटा, क्योंकि वेलोसिटी इधर, क्योंकि टेंजेंशियल हमेशा कहाँ होगा, नेट वेलोसिटी के डायरेक्शन में। अगर वेलोसिटी इधर है और ये वेरिएबल, वेरिएबल हो चाहे कौन, तो वेरिएबल है तो जो टेंजेंशियल आएगा तुम्हारा वो इधर आएगा, और जो टेंजेंशियल के परपेंडिकुलर होता है वो कौन सा होता है, सेंट्रिकुलर। तो यहाँ वेलोसिटी रिजल्टेंट इस तरफ है, तो इस डायरेक्शन में जो एक्सीलरेशन है वो टेंजेंशियल। और मैं क्या करूं, अगर इन दोनों को डिवाइड कर दूंगा तो मुझे रेशियो आ जाएगा, कितना आ जाएगा, टेन थीटा। सिंपली टेन थीटा आ गया, और टेन थीटा तुम डायरेक्ट यहाँ से नहीं खींच सकते, या यहाँ से देख लो, ये वाला कंपोनेंट है वी वाई, और ये वाला कंपोनेंट है, इसको ऐसे शिफ्ट कर दिया। वेलोसिटी जो तुम्हारी है 4t है ना, या तुम डायरेक्ट यहीं से भी टेन थीटा निकाल सकते हो। टेन थीटा क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ वाई डायरेक्शन का कंपोनेंट, या इस ट्रायंगल से नहीं, कितना है 4t, और एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट कितना है 3, 4t/3। और हमसे टाइम दिया हुआ है, कितने सेकंड में पूछा है, 1 सेकंड पे। तो टाइम रख दो एक, 4 × 1/3, तो कितना आया 4/3। मतलब जो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है एक्चुअल में वो वी वाई बाई वी एक्स ही आया है, देख लो, क्योंकि यहाँ वी वाई अपॉन वी एक्स। ठीक है, ये बढ़िया है। तो इससे तुम क्या निकल गया है, देखो 80/AC क्या आया, वी वाई बाई वी एक्स ही तो आया है, यहाँ देख लो। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहे प्रोजेक्टाइल है फायर्ड किया गया ग्राउंड से, इसकी वेलोसिटी इतनी है एट हाइट ऑफ, कह रहा है एक प्रोजेक्टाइल को हमने फायर किया, वो गया होगा ऐसे, कह रहा है 1 मीटर पे, कहीं 1 मीटर पे उसकी वेलोसिटी दी हुई, एक्स डायरेक्शन में कितनी दी है 6 मीटर पर सेकेंड, वाई डायरेक्शन में कितनी है 4 मीटर पर सेकेंड। ये आपको गिवन, देख लो, एक्स डायरेक्शन वाली है और आपकी वाई डायरेक्शन में 4 मीटर पर सेकेंड। लेकिन हमसे पूछा है कि बताओ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, तुमसे ये थीटा पूछा गया, ये थीटा आपसे पूछा गया है। अब मैं आता हूं, मैं अगर इनिशियल वेलोसिटी पता करूं कितनी, मैं बताएं इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी होती है, अगर मैं यू से फेंकाऊंगा तो इधर होगी यू कॉस थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और इसका एक कंपोनेंट होगा वर्टिकल कंपोनेंट जिसको हम बोलते हैं यू साइन थीटा। हमें पता है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंज नहीं होता, तो उसकी जो फाइनल दिख रही है वही जो वी एक्स है वही यू एक्स हो गया, और कितनी यही यू एक्स के इक्वल होगी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी नहीं बदलती। ये किसके बराबर होती है, यू कॉस थीटा के, और आंसर कितना है 6। ये क्वेश्चन में गिवन है, देखिए आपको यहाँ की फाइनल वेलोसिटी पता है, यहाँ की, आपको यहाँ की फाइनल वेलोसिटी पता है,
इतनी है यू वाई, वो लेकिन है हाइट 1 मीटर पे। हमें मैं चाहता हूँ कि यहाँ की वेलोसिटी निकालो। इनिशियल यू वाई कितना है ये। अगर मैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन निकालूं तो मैं लिखूंगा वी वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई का स्क्वायर माइनस 2g इंटू एच। हाइट दी है ना वो 1 मीटर। फाइनल वी वाई तो दिया हुआ है, ये आपका फाइनल है वी वाई 1 मीटर है। तो यहाँ से यहाँ तक थर्ड इक्वेशन लगा, तो वी वाई फाइनल है 4 का स्क्वायर, यहाँ से आएगा यू वाई स्क्वायर माइनस 2g। 10 हाइट है 1, उधर ऐड करो 16 और उधर है 20, आएगा 36। इधर से आएगा यू वाई का स्क्वायर, तो यहाँ से यू वाई की वैल्यू आ गई आपकी कितनी, यू वाई की वैल्यू इनिशियल। और यू वाई किसके बराबर होगा आपको पता है, ये यू वाई, यही तो आपका यू साइन थीटा भी तो है। यू वाई क्या है, दो कंपोनेंट में बदल गए, एक यू कॉस थीटा और एक यू साइन थीटा, दोनों को डिवाइड कर दो। क्या कर दो, यू साइन थीटा बाई यू कॉस थीटा, दोनों की वैल्यू 6 है। यू से यू कैंसिल, साइन अपॉन कॉस होता है टेन थीटा, टेन थीटा की वैल्यू 1 आ गई, 1 का मतलब 45। हमारा आंसर मिल गया यहाँ पे 45 आपका फाइनल आंसर। देख लो, ठीक है, आगे बढ़ते। करेक्ट बॉडी इज प्रोजेक्टेड वेलोसिटी यू 50 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ। यहाँ पे इसको प्रोजेक्ट किया गया कितने से, एक कंपोनेंट इधर आएगा, इसको यू मान लेते हैं। वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, यू साइन थीटा, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, यू कॉस थीटा। ठीक है, हाइट 20 मीटर दी है, पूछा है वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ बॉडी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। कह रहा है इसकी इनिशियल वेलोसिटी है, हमसे पूछ रहा है कि जब वो जाके यहाँ से ऐसे आके गिरेगा तो इस वक्त इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। मतलब हम इसको मान लेते हैं वी वाई, क्योंकि वाई डायरेक्शन में होगी, और ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी है यू वाई। तो आपसे ये फाइनल पूछा है ये वाई, ये वी वाई आपसे पूछा गया है, समझ गए। बताओ क्या आएगा, ये वी वाई आपको फाइंड करना है। कौन सी इक्वेशन लगाई जाती है हमें पता है, हम थर्ड इक्वेशन लगाएंगे। वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर, यही होगा, माइनस या प्लस लिख लो 2g एच, यही लगाएंगे फार्मूला फाइनल। हमें वी वाई तो निकालना है, अगर हमने साइन कन्वेंशन यूज करना पड़ता, अगर हम ऊपर की चीजों को, ये रेफरेंस लाइन, मैं अपवर्ड को अगर पॉजिटिव मानूंगा तो जो डाउनवर्ड मेजरमेंट होगा उसको निगेटिव मानना पड़ेगा। ये तो साइन कन्वेंशन है। चलो इस साइन कन्वेंशन का यूज करो, बताओ क्या है। यू आई मैंने ऊपर वाले को पॉजिटिव माना है, मतलब यू साइन थीटा, यू कितना है, यू है 50, साथ में साइन थीटा साइन 30, ठीक है, प्लस 2g, नीचे की तरफ है तो -10, डाउनवर्ड की तरफ मैंने निगेटिव माना है। हाइट भी डाउनवर्ड, ये हाइट कितनी है 20 मीटर से फिर आगे, ये भी डाउनवर्ड है तो क्या हो जाएगा -20। अब इसको सॉल्व करें, 50 साइन 37 3/5 पता है आपको, ये मल्टीप्लाई हो गया प्लस हो गया माइनस टू माइनस, ये कितना आ रहा है 408। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं कितना आएगा 50, 5 टेन, यही ना। और फिर इसका स्क्वायर भी है, ध्यान देना, इसका क्या है फिर, इसका स्क्वायर भी है, ध्यान देना। 30 का स्क्वायर होगा 900, 900 प्लस 400 कितना आया 1300। 1300 रूट के अंदर जाएगा क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, तो हमारी वैल्यू जो आएगी वी वाई अंडर रूट 1300, या 10 बाहर ले लो रूट 13। ऐसा आंसर कहाँ है, पहला ऑप्शन, समझ गए। देख लो, आगे बढ़ते। A body is projected obliquely from ground with a speed u such that its range is maximum.
कह रहा हम ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंक रहे हैं कि उसकी रेंज क्या है, मैक्सिमम है। मैच द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी दिस। कह रहा स्पीड एट हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट। कह रहा जब तुमने उसको फेंका, क्या किया, जब आपने उसको फेंका होगा तो ऐसे जाके ऐसे आया होगा। तो हमसे कई जगह स्पीड पूछा है, एक तो कहाँ पूछा है, तो मैक्सिमम हाइट पे पूछा, और स्पीड एट मैक्सिमम स्पीड एट हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट मतलब आधे पे। h/2 पे भी पूछा है कि यहाँ पे स्पीड क्या है। और कहाँ पूछा है, चेंज इन वेलोसिटी व्हेन इट रिटर्न टू ग्राउंड। कह रहे जब ग्राउंड पे रिटर्न आ गया तो उसमें वेलोसिटी में चेंज कितना है, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी टिल इट रीचेस द ग्राउंड मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की एवरेज वेलोसिटी भी आपसे पूछी गई है। चलो स्पीड एट मैक्सिमम हाइट सबको बता, लेकिन ये क्या है, रेंज मैक्सिमम। रेंज मैक्सिमम के लिए थीटा इनडायरेक्टली ऊपर दिया हुआ है, थीटा कितना होता है फॉर मैक्सिमम रेंज, थीटा 45 होता है। किसी प्रोजेक्टाइल को हम मैक्सिमम रेंज के लिए कब फेंकते हैं, जब फेंकना हो तो हम थीटा कितना लेते हैं, 45। तुमको पता है मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितनी, यू कॉस थीटा, पता है ना। तो क्या आ जाएगा, यू कॉस 45, और कॉस 45 कितना होता है, 1/√2, तो आया u/√2। मतलब स्पीड एट मैक्सिमम हाइट ये होगी कौन सी, ये हो, मतलब बी का होगा पी, बी का पी कहाँ कहाँ है, इसका मतलब चौथा नहीं हो सकता और दूसरा नहीं हो सकता, ये दोनों ऑप्शन चले गए। अब एग्जाम में करने का तरीका मैं बता रहा हूँ। हमें एक ऑप्शन पता चला कि बी का पी है, देखो ए को देखो, ए का क्यू है तो एग्जाम में ए को नहीं चेक करेंगे, सी का देखो एस है तो सी नहीं चेक करेंगे, सीधा डी चेक करेंगे। हमें एग्जाम में ऐसे चेक करना है, सीधा डी चेक करते हैं वो तो। अच्छा डी पे क्या पूछा, एवरेज वेलोसिटी मतलब यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से फेंका गया और यहाँ पहुंचा, तो जो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो आपको पता है हम क्या लेने वाले हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन, तो डिस्प्लेसमेंट है कितना यहाँ से यहाँ तक, रेंज r/t, और यहाँ से यहाँ तक का टाइम क्या है, फ्लाइट। चलो रेंज का फॉर्मूला बताओ, u² साइन 2 थीटा/g, और टाइम का फॉर्मूला क्या है, 2u साइन थीटा/g। ये फार्मूला है, आपको पता है g से g क्या होना है, कैंसिल, एक u से एक u भी जाएगा, और हमें पता है साइन 2 थीटा होता है 2 sin θ cos θ, तो 2 sin θ कैंसिल हो जाएगा, ऊपर सिर्फ बचेगा cos θ। क्या बचेगा, cos θ, और क्या बचा है, कि u बचा, क्योंकि साइन 2 थीटा को तोड़ दो, 2 sin θ cos θ में तो 2 sin θ कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ cos θ बचेगा, और एक u बचा हुआ है क्योंकि एक ही u कैंसिल हुआ था, तो u cos θ। तो बता u cos 45, बताओ u cos 45 क्या होगा, u/√2, मतलब इसकी वैल्यू u/√2 है, मतलब डी का भी पी है। डी का पी देखो यहाँ पे है, कहाँ पे, यहाँ। तो हमारा करेक्ट आंसर है थर्ड। एग्जाम में तो ऐसे मिल जाएगा, तो आपको ऑप्शन को रिमूव करने आना चाहिए। इसको भी बता देता हूँ, स्पीड एट हाफ ऑफ द मैक्सिमम, तो हमसे यहाँ पे स्पीड पूछा, यहाँ पे तुम्हारे पास दो स्पीड होगी, एक एक्स डायरेक्शन में होगी और एक वाई डायरेक्शन में होगी, ठीक है। तो तुम्हें दोनों का रिजल्टेंट, अब यहाँ की वेलोसिटी कैसे निकलेगी, तुमने तो यहाँ की वेलोसिटी देखी कि u से फेंका गया, कितने से, बताओ यहाँ की वेलोसिटी के लिए मैं क्या करूंगा, थर्ड इक्वेशन लगा देता हूँ। एक्स डायरेक्शन की तो पता है, मैं फाइनल वाई डायरेक्शन की नहीं, क्योंकि एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी नहीं बदलती, इधर u cos θ है तो इधर भी u cos θ, vx भी u cos θ है, तो मुझे vy चाहिए, vy का स्क्वायर uy² -2g, h कितना लेना है, h/2, हाइट कितनी लेनी है। अब देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं, यू आई क्या होता है, यू साइन थीटा का स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है वाई डायरेक्शन, इनिशियल तो यही है ना यू आई, यू साइन थीटा ही हमारी यू आई होती है, ठीक है। -2g, या 2 से 2 क्या कर दो,
कैंसिल कर दो। क्या कर दो? कैंसिल कर दो सीधा। अब हमारा आंसर है जी इंटू एच। एच क्या होता है? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 जी। देखो जी से जी भी क्या होना है? कैंसिल हो जाना है। अब अगर मैं देखूं दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है यू साइन थीटा का स्क्वायर। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, देखो यहाँ भी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ मैं बाहर ले लिया साइन स्क्वायर थीटा मतलब साइन स्क्वायर 45 कितना आएगा? 1/2, ये कॉमन है। और इधर से आया 1 - हाफ, यहाँ बचा 1, यहाँ बचा हाफ। तो यहाँ से आपको यू स्क्वायर बाई 4 आता हुआ दिख रहा है। वाई डायरेक्शन की फाइनल वेलोसिटी कितनी दूरी पे? h/2 हाइट पे है। कितनी है यू? क्योंकि यहाँ पे कहाँ है? हाँ ये है हमारा वी वाई स्क्वायर है, ये वाई स्क्वायर है, तो इसको स्क्वायर को ब्रेक करोगे तो u/2 है। ठीक है, हमारी वेलोसिटी मिली है u/2। और एक्स डायरेक्शन में वही है जो नीचे है यू कॉस थीटा। तो मुझे रिजल्टेंट चाहिए वी का, तो मैं क्या लिखूंगा? अंडर रूट, क्या लिखूंगा? इसका स्क्वायर मतलब यू स्क्वायर बाई 4 प्लस यू कॉस थीटा यहाँ u/√2, इसका स्क्वायर करोगे तो आएगा u²/2। सॉल्व करोगे तो आएगा √6/8, तो √3/4, साथ में u। कितना है? नहीं, 2 4 6, 2 3 = 6, 2 2 = 4, हाँ नीचे 2 आ √3/2u, ये आंसर आ। देख लो वही तो है हमारा। ए का क्या है? क्यू है, देख लो ए का क्यू। ठीक है, ऐसे ही आप निकाल सकते। ठीक है, समझ गए? आगे बढ़े। चलो, कह रहा है एक मोटर बोट नीड्स टू रीच। अच्छा, ये क्या है? एक मोटर बोट है, इसको पहुंचना कहाँ है? जिसको पहुंचना है अपोजिट। कहाँ? नीड्स टू रीच अ पॉइंट लोकेटेड अप स्ट्रीम एट अ 30 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू द नॉर्मल। ये अगर नॉर्मल है तो क्या है? ये है आपका नॉर्मल। ठीक है, कह रहा है इसको पहुंचना है इसके स्ट्रीम में 30 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल। मतलब वो कह रहा है कि आपको यहाँ से यहाँ पहुंचना है, यहाँ कहाँ पहुंचना है? और वो एंगल कितना है? आपको यहाँ पहुंचना है। कह रहा है ये एंगल है 30 डिग्री, ये ऑलरेडी कितना है? 30। इसको पहुंचना है यहाँ। मतलब अगर मैं इसको ए पॉइंट मान लूँ, इस पॉइंट को बी मान लूँ, इसको सी, तो एक्चुअली में उसको यहाँ पहुंचना है, यहाँ से जाना है और सी पे पहुंचना है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि रिवर फ्लो कर रही है 5 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, इफ द बोट स्पीड रिलेटिव टू वाटर, एक बोट है यहाँ से चलेगी, कहाँ से? यहाँ से। और इधर रिवर भी फ्लो कर रिवर की फ्लो ऐसे। तो कह रहा है कि जो बोट है, तो पता है आपको ना, सीधा तो जाएगी नहीं, सीधा तो जाएगी नहीं, क्योंकि इस पे जाएगी तो यहाँ नहीं पहुंचेगी, इधर कहीं पहुंच जाएगी, क्योंकि रिवर भी फ्लो करे तो इसको कहाँ फ्लो करना पड़ेगा फिर? इसको यहाँ पहुंचने के लिए, क्योंकि रिवर भी फ्लो कर रही है, इसको थोड़ा सा इंक्लाइन फ्लो कर, इसको ऐसे जाना पड़ेगा, ऐसे थोड़ा एंगल पे, इसको ऐसे जाना पड़ेगा ऐसे, ताकि रिवर के फ्लो धकेलने के बाद वो यहाँ पहुंचे। अगर वो सीधा जाएगा तो धकेल के हो सकता है इधर ही पहुंच जाए, इधर नहीं पहुंच जाएगा, सी पे तो नहीं पहुंचेगा। अब हमें पता है कि ये कुछ एंगल होगा, हमें नहीं पता कितना, किसी थीटा एंगल पे तो वो जाएगा, ये थीटा एंगल मान लें। और कितनी स्पीड से जा रहा है? 5√3 मीटर पर सेकेंड। और कह रहा है रिवर की जो स्पीड है, मैं रिवर की स्पीड यहाँ पे बना लेता हूँ। मैं रिवर की स्पीड यहाँ बना हूँ, ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा होगा यहाँ, क्योंकि रिवर ऐसी फ्लो करेगी ना। और रिवर की स्पीड कितनी है? 5 मीटर पर सेकेंड। इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से भी सॉल्व करते थे, बिना सॉल्व किया। अभी देखो, दिखाते हैं।
देन द एंगल एट विच द ड्राइवर शुड स्टीयर द बोट। कह रहा ड्राइवर क्या करे, बोट को कितने एंगल पे चलाए। अब ऑप्शन में पढ़ो। 120 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। डायरेक्शन ऑफ फ्लो किधर है, रिवर का भाई इधर है। फ्लो का डायरेक्शन ये है, इस तरफ है ना। तो हमसे कह रहा है कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो से कितने एंगल पे, ये वाला एंगल है। डायरेक्शन ऑफ फ्लो से कितने एंगल पे वो अपने आप को चलाए ताकि वो वापस से सी पे पहुंचे। फ्लो का डायरेक्शन तो ये है ना। तो हमको पता है कि ये 90 होगा, कितना होगा 90। ये 30 ऑलरेडी थी, 90 30 120 ऑलरेडी प्रेजेंट है, वो ऑलरेडी 120 पे जा रहा है। तो हमें 120 से ज्यादा पे चलना पड़ेगा। तो हमारा आंसर 120 से ज्यादा आएगा कि 120 तो यहीं तक है जहां पे उसको पहुंचना है। अब देखो 120 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, क्या ऐसे ही होगा? नहीं, अगर वो 120 पे जाएगा तो सी पे नहीं, इधर कहीं पहुंच जाए। इसको आप बिना सॉल्व किए बता सकते हैं। कह रहा है 150 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। हाँ ये हो सकता है, ऑप्शन पे आ। 30 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन ऑफ फ्लो, बट एंगल कहाँ से लेना, डायरेक्शन ऑफ फ्लो से एंटी क्लॉकवाइज दिया था, पता है ना। हाँ, देयर आर नॉट पॉसिबल, नहीं ऐसा तो है ही नहीं, पॉसिबल हर चीज है। तो यहाँ पे अगर वो ऐसे जाएगा तो यहाँ पे पहुंच सकता है, किसी एंगल पे तो पहुंचेगा। हमारे पास देखो मिला जुला के एक ही बचा, कौन, 150 डिग्री पे जाना पड़ेगा और कोई ऑप्शन मैच ही नहीं करेगा। इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से मैच करा सकते थे बिना सॉल्व किए। समझे? अभी एंगल थीटा कैसे निकलेगा वो बताओ। अच्छा ये एंगल कितना है, अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ थोड़ी सी मैथ है। ये 30 है, तो यहाँ से अगर मैं क्या करूँ, ऑप्शन तो आपका मैच हो गया है। अगर मैं यहाँ से ऐसे एक परपेंडिकुलर दिखाऊं, ये तो 90 होगा देखो, और ये कितना होगा, ये वाला ये तो 30 ही होगा, क्योंकि ये 30 है, अल्टरनेट एंगल है। ये ट्रांसवर्सल नहीं दिख रहा आपको, ये एक पैरेलल ऐसे खींच दोगे तो ये क्या हो जाएगा, तो इस एंगल को हम क्या बोलेंगे, अल्टरनेट एंगल, क्योंकि ये 30 है यहाँ तक तो ये भी 30 होगा। अब बताओ, तुमने पढ़ा है कोसाइन रूल ना, साइन ए बाई ए, साइन बी बाई बी, साइन सी बाई सी। तो आप इसको उस तरीके से सॉल्व कर सकते, ठीक है। तो आपका ये एंगल थीटा निकल के आ जाए, और थीटा निकल के आएगा कितना, 30 डिग्री। कोसाइन रूल लगाओ, 5 मीटर के सामने क्या लोगे, बताओ। ये थीटा आपका निकल के आ जाएगा भाई, कितना आएगा बताओ। 5 मीटर पर सेकेंड है, ये कितना है देखो, ये 5 है। 5/5 के सामने क्या एंगल, साइन थीटा। एग्जाम में नहीं करना, एग्जाम में देखो ऑप्शन से मिल गया। तो 5√3, 5√3 ये, इसके अपोजिट में क्या है, साइन 120। आप इसको सॉल्व करेंगे, आपका आंसर मैच कर जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। साइन 20 का मतलब क्या होता है बताओ। 5 के सामने थीटा है, और 5√3 के सामने 120। यहाँ से आप साइन थीटा की वैल्यू निकालो, साइन 120 का मतलब 180 से माइनस करो, साइन 60, और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, √3/2 क्या आएगा। तो मैं 2 साइन थीटा इधर लिख दिया, कितना, ये 1 आएगा सॉल्व होके देख लो, क्योंकि साइन 120 की वैल्यू होगी √3/2, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो साइन थीटा की वैल्यू हाफ आएगी। इसका मतलब थीटा की वैल्यू 30 डिग्री आएगी, समझ गए। तो पहले तो आपको ऑप्शन देखना है, बहुत सारे क्वेश्चन ऑप्शन से ही सॉल्व हो जाते हैं। चलो अगला क्वेश्चन है, प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च vertically फ्रॉम द ग्राउंड एंड नॉन बैक्स लैंड्स बैक एट द सेम लेवल। एक प्रोजेक्टाइल को फायर किया गया और ये वापस लैंड कर गया, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी अभी थोड़ी देर पहले निकली है ना। अब यहाँ तो ऑप्शन है जीरो, नहीं
इक्वल टू इट्स इनिशियल वेलोसिटी, नहीं, अभी थोड़ी देर पहले निकाले थे। इक्वल टू इट्स एवरेज स्पीड, नहीं, अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हाँ इधर ही डायरेक्शन तो इधर ही, अभी थोड़ी देर पहले निकाले थे एवरेज वेलोसिटी, जब वहां से वहां गया था यू पे, U/√2 आई थी, है ना, मैक्सिमम रेंज के लिए सेम नहीं होगी। चलो, लेंथ ऑफ अ सेकेंड हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 5 सेंटीमीटर, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन बताओ, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन क्या होता है, R इंटू ओमेगा स्क्वायर। आर आपको दिया हुआ है, ये है सेकेंड हैंड वॉच और इसकी सुई है ये, ठीक है, और इसकी लेंथ कितनी है, इसका हैंड है, ये सेकेंड हैंड का हैंड, पता है आपको सेकेंड हैंड वाली जो, सेकेंड हैंड एक चक्कर में 60 सेकंड में एक राउंड लगा लेती है, 60 ही सेकंड लगती है ना, उसका टाइम पीरियड 60 सेकंड है ना इसका। जो आपकी सेकेंड वाली हैंड है उसका तो, सेकेंड वाली हैंड तो 60 सेकंड में एक ही राउंड लगाएगी। आर कितना दिया हुआ, 5 सेंटीमीटर, मतलब 5/100। और ओमेगा क्या होता है, 2 पाई/टी, टी कितना है, टाइम पीरियड तो 60 ही होगा, इसका स्क्वायर फीट। अब इसको सॉल्व करना है, बताओ कितना है, 5/100, 2 का स्क्वायर 4, पाई स्क्वायर 60 का स्क्वायर 3600। तो क्वेश्चन में कहा है कि पाई स्क्वायर की वैल्यू 10 है, अगर पाई स्क्वायर 10 है तो एक जीरो हटा दो, बताओ क्या आएगा, 4 9 36, 90, 5/9, 2 0 1 0, 3 0, 10⁻³ आंसर कहाँ है, ये ऑप्शन, पहला ऑप्शन ही तो है, देख लो, सही है। आगे बढ़ते हैं, मेरा पार्टिकल मूव्स इन XY प्लेन सच दैट इट्स वेलोसिटी along the x direction, क्या लिखा हुआ है, along the x remains constant at 4 मीटर पर सेकंड while its velocity along the y axis, ठीक, आपने ये पढ़ा होगा, u बराबर, रिलेशन बड़ा काम का है, x इक्वल टू u इंटू टी, पढ़े हो ना, y इज इक्वल टू हाफ AT स्क्वायर, पढ़े हो ना। एक्स डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, while its velocity along y एक्सिस चेंज हो रही है, किससे, आपको Vy दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 5/2 की एक्सीलरेशन क्या आएगा, डिफ्रेंशिएट कर दो इसको, 5/2 आएगा, और टी का डिफ्रेंशिएशन, एक्सीलरेशन आएगा ना, इससे डिफ्रेंशिएट करेंगे, बस कुछ नहीं करना है हमें, वाई और एक्स में रिलेशन चाहिए तो आपको पता है। चलो, वाई का रिलेशन क्या आएगा, देखो इधर हाफ एक्सीलरेशन कितना आया, 5/2, यहाँ से टाइम आएगा कितना, x/u, इसी को लाके इसी में पुट कर दें, x/u, और u(x) दिया हुआ है आपको कितना, 4, तो मतलब x/4 आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर, क्योंकि u की वैल्यू 4 ही तो है, x है तो ये ux ही है, ये ux ही है। चलो सॉल्व कर लो, कितना आ रहा, 4 का स्क्वायर 16 2 32, 2 64y, कितना आया इधर, 64y, और इधर आया 5x²। तो ये रिलेशन बहुत काम का है, खड़े हो गए ना प्रोजेक्टाइल में। चलो आगे बढ़ते हैं, initially both blocks can be in the system shown below are in equilibrium if string between A and B is out, then acceleration of block is just cut, कह रहा अगर हम यहाँ से कट कर दें, कहाँ से, अगर आप इस स्ट्रिंग को यहाँ से कट करोगे, आपको पता है पहले इस पे स्प्रिंग पे जो फोर्स लग रही थी टोटल नीचे की तरफ 2 mg का फोर्स था, कितने का, तो जैसे ही वो कट होगा, फोर्स 2 mg तो लगी नहीं होगी, फोर्स mg होगी, फोर्स घटाने की कहाँ भागना चाहते रहेगा, ये तो ऊपर ही जाएगा, क्योंकि 2 mg से वो खिंचा हुआ है, जैसे ही mg हटेगा तो कहाँ भागेगा, फोर्स कम हो जाएगा, कोवर्ड जाएगा, यहाँ लिखा है डाउनवर्ड, यहाँ लिखा है 0, यहाँ लिखा है डाउनवर्ड, और यहाँ लिखा है अपवर्ड, ये तो आंसर हो गया। तो कितने एक्सेलेरेशन से जाएगा,
उसका वीडियो वीडियो बना पहले कितनी फोर्स लग रही थी वो बताओ, पहले कट करने से पहले 2 mg, अब कितनी लग रही है mg अपॉन उसका मास। 2 mg माइनस mg तो कितना है जी? तो कहाँ जाएगा? ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, चलो कह रहा है मैं हैंग कर रहा है फ्री फ्रॉम है, एक लाइट स्ट्रिंग है ये, एक आदमी है जो क्या कर रहा है इसको हैंग करके फ्री से ऑफ लाइट। मास ऑफ द मैन 60 केजी एंड मैक्सिमम टेंशन, जो इसमें मैक्सिमम टेंशन वो कितनी डेवलप की जा सकती है? मतलब वो स्ट्रिंग 800 न्यूटन का फोर्स झेल सकती है, उसके बाद वो टूट जाएगी। अच्छा, मास कितना है आदमी का? 60 केजी, तो उसका जो वेट लगेगा वो तो 60 जी है, मतलब वो तो 600 न्यूटन का है, मतलब स्ट्रिंग टूटेगी नहीं। तो कह रहा है मैक्सिमम एक्सीलरेशन, कह रहा है ये ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, तो पूछ रहा है कितने एक्सीलरेशन से ऊपर जाएगा। बस कितनी फोर्स लग रही है ऊपर? 800 माइनस फोर्स कौन कर रहा है नीचे की तरफ? 600 इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। मास कितना दिया आदमी का? 60 केजी, तो 60 इंटू ए कितना आएगा? 200 कौन 60, तो डिवाइड करोगे तो 10/3, 10/3 मतलब 3.33। ये तो आसान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है बॉल को प्रोजेक्ट किया गया एट द लोवेस्ट पोजीशन ऑफ अ स्मूथ वर्टिकल ट्यूब, द मिनिमम स्पीड एट द लोवेस्ट पॉइंट सो दैट द बॉल जस्ट रीचेस द पॉइंट पी। कह रहे ऑब्जेक्ट को यहाँ से प्रोजेक्ट किया गया है, यहाँ तक पहुंचाना है, तो उसको कितनी स्पीड लगेगी, कितनी स्पीड से यहाँ प्रोजेक्ट किया जाए ताकि वहां पहुंचे। बस एनर्जी कंजर्वेशन बता दो। ये क्या हमारा रिफरेंस लाइन, जहाँ पे उसके पास सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है, कितनी? 12 mv²। इसको मान लो कितनी हाइट पे, ये पूरी हाइट बताओ कितनी? इक्वल टू mgh। चलो यहाँ तक की हाइट तो पता है कितनी है? r। यहाँ तक की हाइट तो पता है ना, ये रेडियस है। बस आपको ये वाली हाइट चाहिए, ये वाली, यहाँ से यहाँ। ये थीटा है पता, ये तो रेडियस होगा, कितनी होगी ये? r सामने परपेंडिकुलर कितना होगा ये? r sin 30। तो ये तुम्हारी जो ये है r sin 30। r sin 30 मतलब r/2, r+r/2 टोटल हाइट हो जाएगी। यहाँ से आ गया हाफ mv² mgh। h क्या है? r+r/2। इसी को आपको सॉल्व करना, m से m हटा दो, कितना आया v² की वैल्यू? 2r, ये आएगा 3 rg/2, यहाँ भी 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो। तो वेलोसिटी आ गई √3 r g। कितनी स्पीड से फेंकना पड़ेगा? √3 r g से। ठीक है, आगे बढ़ते। कह रहे above of a pendulum at rest is given a horizontal velocity where L is the length of the string of pendulum। कह रहा है एक बॉब है ये बधा हुआ स्ट्रिंग, ये सेंटर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने इसको वेलोसिटी दी, कितनी? √7 g। ठीक है, कह रहा है टेंशन बताओ, ये रीचेस द हाईएस्ट पॉइंट। कह रहा है जब ये कहाँ पहुंचेगा, अगर ये एल लेंथ, जब यहाँ पहुंचेगा कहाँ पे? अपने मैक्सिमम हाइट पे, यहाँ पे, तो ये भी तो एल ही होगी। तो कह रहा है रीचेस द हाईएस्ट, तो कह रहा है कि क्या पूछा है? टेंशन पूछा है। अच्छा ठीक है, पहला काम है यहाँ की वेलोसिटी पता करना है, और इसमें टेंशन डेवलप, इसका mg कहाँ लग रहा होगा? नीचे की तरफ। और इस पे टेंशन फोर्स कहाँ लग रहा है? क्योंकि स्ट्रिंग खींचेगी तो टेंशन फोर्स नीचे की तरफ, और बाहर एक सेंट्रीफ्यूगल, कितना? mv²/L, क्योंकि ये v हमें निकालना पड़ेगा पहले कि जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा तो उसकी वेलोसिटी कितनी, एनर्जी कंजर्वेशन लगा लो। यहाँ पे क्या मान लो? रिफरेंस लाइन। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है? सिर्फ हाफ mv। कितना है? ½ mv², v² ये 7 gl इक्वल टू ऊपर पहुंचा तो वेलोसिटी कितनी हो गई? v हमें नहीं पता, वही निकालना है। और यहाँ से यहाँ तक गया 2l गया ना, तो पोटेंशियल एनर्जी भी आई mg × 2l। अब यहाँ से m क्या होने वाला है? कैंसिल होने
ठीक है। अब क्या करने वाले, सबको टू से मल्टीप्लाई कर दो। सबको टू से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 7 आ जाएगा, ये mv² आ जाएगा, और ये हो जाएगा 4gl। सबको टू से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, सबका मास, ये भी तो मास चला गया, यहाँ नहीं रहेगा। ठीक है, इधर आएगा 4gl माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा 3gl, तो ये v² है। तो v की वैल्यू आ गई कितनी, √3gl। ये तो पता चल गया हमें यहाँ की वेलोसिटी। अब लगा दो पानी, क्या है, t प्लस एम जी, डाउनवर्ड लग रहा है। तो बाहर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स m/l इंटू वी स्क्वायर कितना है, 3gl। तो यहाँ पे आप 3gl रखो, एल से एल कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ टेंशन आएगा 3mg माइनस mg, तो कितना आया, 2mg। ये आपका आंसर। ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट। There are two blocks and we are pushed against the wall with the force F as shown in the figure. Wall is smooth. अच्छा, कह रहा है ये जो वॉल का जो सरफेस है, ये कह रहा है ये तो स्मूथ है। क्या है, तो जब यही स्मूथ हो गया तो वॉल कहाँ से उसको रोक पाएगी। तो रुकेगा ही नहीं, ये वाला सरफेस रफ होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रफ ये होता तो शायद रुक जाता, क्योंकि यहाँ पे तब फ्रिक्शन फोर्स लग रही थी ना। अब यही वाला सरफेस स्मूथ हो गया तो ब्लॉक कोई भी कंडीशन हो नीचे चला जाएगा, वो इक्विलिब्रियम पे ही नहीं रहेगा। एफ शुड बी इक्वल टू, एफ शुड बी मोर देन ना, एफ शुड बी 3 टाइम्स ना, सिस्टम कैन नॉट बी इन इक्विलिब्रियम, यस, क्योंकि वहां पे रफ सरफेस ही नहीं, जो वॉल और ब्लॉक है उनके बीच में फ्रिक्शन ही नहीं, वो किसी भी कंडीशन में नहीं रुकेगा, वो नीचे चला जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड फ्रॉम ओरिजिन इज गिवन एज y इज इक्वल टू कितना, वैल्यू दी है 2x माइनस x² बाई 2, ये दिया है। पूछा मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, मतलब वो कितनी मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, जब उसको फेंका गया होगा तो कितनी मैक्सिमम हाइट तक वो रीच करेगा। चलो, इस ये कौन सा फॉर्मेट आपको दिख रहा है, ये वाला फॉर्मेट। मैं कॉमन ले रहा हूँ दोनों में 2x, क्या कॉमन ले रहा हूँ, यहाँ 2 नहीं है लेकिन x तो है, तो मेरा कॉमन क्या आएगा, x² बाई 4 आएगा, देख लो। क्योंकि यहाँ 2 नहीं था ना, ऊपर नीचे 2 मल्टीप्लाई किया गया तो 2 बाहर आ गया। ये कौन सा फॉर्मेट है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी पढ़े हो, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस, यहाँ x² नहीं, यहाँ x बचा होगा, क्योंकि एक x बाहर चला, एक x बाहर चला गया है, तो 1 माइनस x/4, ये वाला रिलेशन आपने पढ़ा होगा। 1 माइनस एक्स टेन थीटा 1 माइनस x/, अब इससे कंपेयर करो इस इक्वेशन को, आपको रेंज दिख रही है, देखिए रेंज कितनी दिख रही है आपको, 4, टेन थीटा कितना, एक्स के साथ जो वैल्यू है 2 है, तो टेन थीटा की वैल्यू 2 दिख रही है। आपने ये रिलेशन पढ़ा होगा, r/h इक्वल टू 4/10। आर की वैल्यू 4 है, एच पूछा है, 4/10 थीटा, टेन थीटा की वैल्यू तो एच एच हटा दो। अगर वो टाइम ऑफ फ्लाइट पूछ लेता तो ऑप्शन, ये सब आपको याद होना चाहिए भाई, ये रिलेशन भी आपने पढ़ा होगा, तो इससे निकाल ले। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। तेरा पार्टिकल मूविंग इन सर्कल ऑफ रेडियस 3 मीटर विद कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा दिया हुआ है, कितना, 2 रेडियन पर सेकंड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन एज शोन इन फिगर, एक्सीलरेशन एट पॉइंट पी। चलो, पॉइंट पी पे एक्सीलरेशन, इसके दो कंपोनेंट हो, जब ये पॉइंट पी पे होगा तो इस पे एक फोर्स, कौन सा, इस पे लग रहा होगा सेंट्रीपिटल टुवर्ड द सेंटर। इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक इस तरफ और एक इस तरफ। इसका मतलब अगर ये 60 है, ये 90 है, तो ये 30 है, तो ये भी तो 60 होगा, क्योंकि अल्टरनेट एंगल है तो 60 होगा, तो ये 60 तो ये भी 60, तो इधर एक कंपोनेंट आएगा AC cos 60 और नीचे आएगा AC, बस इसी को वेक्टर फॉर्म में ऐड कर दीजिए। और AC क्या है, यहाँ क्वेश्चन में R ओमेगा दिया हुआ है, क्या करेंगे, R इंटू ओमेगा का स्क्वायर, R कितना है
आर है 3, ओमेगा है 2, 4 3 ज़ा 12, ये सेंट्रीपिटल। चलो हमारा कंप आ गया नेट, तो एक्सीलरेशन आ गया कितना, कितना है वो, एसी ही तो एसी है, साथ में cos 60, लेफ्ट साइड में है तो माइनस आई प्लस, नीचे की तरफ है मतलब माइनस जे, 12 sin 60 और माइनस जे, इसी को आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, दोनों माइनस में, तो ये तो नहीं है, ये तो नहीं है, बचा ये दोनों, cos 60 होता है हाफ, तो -6 आई, -6 आई तो बस यहीं पे। ठीक है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन ये है, इफ द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ऑफ अ पार्टिकल इन वर्टिकल प्लेन इज गिवन एज दिस वेयर ए एंड बी आर पॉजिटिव कांस्टेंट, देन द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन एंगल किसको बोलते हैं, अगर तुमने प्रोजेक्टाइल को क्या किया, ऐसे प्रोजेक्ट किया होगा तो आप ऐसे जाके गिरा होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन ये है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, यहां से प्रोजेक्ट किया गया और मैक्सिमम हाइट ये है, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, ये अल्फा, ये तो मैक्सिमम हाइट है सबको पता है, ये क्या है, ये है मैक्सिमम एच, और ये पूरी रेंज आप पता है ये क्या होगी, r/2, तो ये है एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा। हमसे tan अल्फा पूछा है, बताओ tan अल्फा क्या आएगा, tan अल्फा क्या दिख रहा है ट्राइंगल से, tan अल्फा दिख रहा है h/r/2, 2 कहाँ चला गया ऊपर, अब ये कंडीशन है, ये क्या है, y इज इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, अगर मैं दोनों से ए एक्स कॉमन ले लूं तो बचेगा 1 - b/a × x, ये ऐसा बचेगा कुछ, देख लो, मैं इसको थोड़ा अलग तरीके से लिख रहा हूँ, एक्स बाई ऐसे लिख देता हूँ, b/a है ना, हाँ, तो क्या आएगा, ए कॉमन गया, हाँ ऐसा लिख देते, a/b, देख लो ये सही है, अगर तुम वापिस एक्स अंदर ले जाओगे फिर वही बन जाएगा, क्योंकि मैंने उस फॉर्मूले में तोड़ा है, एक्स tan थीटा 1 - x/r, तो हमारे पास tan थीटा की वैल्यू है ए के बराबर, और हमारी जो रेंज है वो है a/b, अभी थोड़ी देर पहले फॉर्मूला पढ़े, h बराबर क्या होगा, r/h वाला, h बराबर होगा r tan थीटा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, वही r/h 4/tan थीटा वाला रेंज, यहाँ से तुम्हारी h आ गई, r कितना है, a/b, tan थीटा की वैल्यू है a/4, देख लो सही है, तो एच की वैल्यू आ गई कितनी, a² / 4 भी, और तुम्हें याद होगा तुम निकालते भी हो इस रिलेशन का मैक्सिमम हाइट, a² / 4 भी ही आता है, तुम्हें याद होता तुम डायरेक्ट भी रख सकते हो, अब यहाँ पे लाके वैल्यू रखेंगे, 2 × h कितना है, h की वैल्यू है a² / 4 भी, और रेंज कितनी है, रेंज है a/b से एक a/b कैंसिल हो जाएगा, और 2 2 ज़ा 4, तो tan अल्फा की वैल्यू आई a/2, अल्फा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स a/2, ठीक है, चलो आगे बढ़ते, कंसिडर द टू स्टेटमेंट टू सर्कुलर मोशन, क्या है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ओमेगा वी और ए, कह रहा ओमेगा वी ए जो होते हैं वो ऑलवेज परपेंडिकुलर, क्या ये बात सही है, क्या ओमेगा वी और ए होते हैं कि ये है एक्सीलरेशन और ओमेगा एंगुलर स्पीड, और ये है वेलोसिटी, नहीं, हमें पता है v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस, ये रिलेशन हमने पढ़ा, तो ये तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर, वी ओमेगा और आर, ए नहीं, तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ, रॉन्ग है, ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तुमने रिलेशन पढ़ा है क्या,
ए इज इक्वल टू अल्फा, अगर लीनियर एक्सीलरेशन है तो अल्फा क्रॉस फॉर्म, ये इसका वेक्टर फॉर्म है। वेक्टर फॉर्म का मतलब क्या होता है कि ये तीनों वेक्टर एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, मतलब किसी का भी किसी के साथ डॉट प्रोडक्ट जीरो है। तो यहाँ तो कह रहा है वी अल्फा, आर ए तो होते हैं तीनों में, आर ए तो होगा लेकिन ए के साथ थोड़ी होगा। ए और अल्फा कहाँ, यहाँ तो वी ले लिया उसने। ए और आर तो है लेकिन ए और वी नहीं होते, इसलिए ये भी स्टेटमेंट क्या हो, ये भी हो गया फॉल्स, मतलब दोनों फॉल्स, बोथ स्टेटमेंट्स आर फॉल्स, सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते। कह रहा पार्टिकल मूव्स इन एक्स वाई प्लेन अकॉर्डिंग टू द रूल एक्स इक्वल टू, क्या दिया हुआ है, एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, वाई इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस वाई बाई टू, ये आपको रिलेशन। तेरा पार्टिकल कौन सा रास्ता फॉलो करेगी, चलो को थोड़ा सॉल्व कर। साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है और कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, इसको लिखा जाएगा माइनस साइन ओमेगा टी, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी, माइनस ए साइन ओमेगा टी, यहाँ से साइन ओमेगा टी की वैल्यू आ गई माइनस वाई बाई, है कि नहीं देख लो, साइन ओमेगा टी की वैल्यू माइनस वाई बाई, इसको यहाँ ला के रखो, एक्स में लाके पुट कर दो तो एक्स एक जगह क्या रखोगे माइनस वाई बाई, तो आया एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो। ये ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन पाथ होगा क्योंकि दोनों की पावर लीनियर फंक्शन है, तो लीनियर फंक्शन कैसे होते हैं, इलिप्टिकल थोड़ी होते हैं, सर्कुलर थोड़ी होते हैं, पैराबोलिक थोड़ी होते हैं, कैसे होते हैं कि स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एक पार्टिकल है मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड के साथ, मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, सेंटर्ड एट ओरिजिन एट वन पॉइंट, अच्छा ओरिजिन जो है इसकी कहाँ पे है, जो घूम रहा है सर्कुलर पाथ में, कुछ ऐसा है। क्या कह रहा है, सेंटर्ड एट ओरिजिन एट वन पॉइंट, अच्छा ठीक, सही था। एक सर्कल बनाओ, ओरिजिन बनाओ, ऐसे ठीक, ये एक पॉइंट है जहां पे वो घूम रहा है, ये एक्स बराबर टू, अच्छा एक्स बराबर टू वाई बराबर जीरो, क्योंकि यही तो एक्स एक्सिस है, ये पॉइंट तुम्हारा है टू कॉमा जीरो और ये तुम्हारी क्या है, ओरिजिन है, और रेडियस है, मतलब इसका डायरेक्टली रेडियस है 2 मीटर, ठीक है। कह रहा पार्टिकल हैज वेलोसिटी माइनस 4 जे, कह रहा है इस पॉइंट पे जो पार्टिकल है वो निगेटिव जे की तरफ इधर है, कितनी है 4 मीटर पर सेकेंड, तो एक्सीलरेशन, इसका एक्सीलरेशन सेंट्रीपिटल होगा, किधर लग रहा होगा टूवर्ड द सेंटर, किस तरफ है माइनस आई, तो माइनस आई कहाँ है, ये तो माइनस के है माइनस जे है प्लस आई है, तो बिना सॉल्व के ही बताया जा सकता है, ऑप्शन निकालना हो तो निकाल सकते हो, वी स्क्वायर बाई आर से वी कितनी है 4, 4 का स्क्वायर और रेडियस है 2 मीटर, ये तो रेडियस है, 2 है ये तो रेडियस है, कितना है 8, और डायरेक्शन किधर है, डायरेक्शन है नेगेटिव एक्स की तरफ, ठीक है। चलो आगे बढ़े, सही है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है ब्लॉक है जिसका मास सेम है, प्लेस किया गया हॉरिजॉन्टल स्मूथ इंक्लाइन वेज पे, as shown in figure, कह रहा है वेज को being acted by a constant horizontal force so that block remains stationary, आपने पढ़ा होगा ये, ब्लॉक स्टेशनरी कब रहेगा, मैं उसको डिराइव नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आपके नोटबुक में लिखा होगा एक्सेलरेशन कितना होता है, अगर कोई इंक्लाइन प्लेन पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ फोर्स इफ लगा रहे हो, अगर हम चाहते हैं कि वो स्टेशनरी रहे तो उसको कितना एक्सेलरेशन देना पड़ता है, तो बैलेंस करते हो ऐसे कि जो एम जी साइन थीटा है ये क्या करे इसके, इस वाले इस वाले कंपोनेंट को क्या करे, एक्सेलरेटेड फ्रेम है तो स्यूडो फोर्स को क्या कर दे, उस वाले कंपोनेंट को बैलेंस कर दे,
आपको पता है इधर कंपोनेंट आता है में, दोनों बराबर करोगे तो ये आता है। हमसे तो फोर्स पूछा है, फोर्स क्या होगा, टोटल मास m प्लस एम इंटू, ये फोर्स तो दोनों को चला रही होगी ना। चल, कितना मास है दोनों का, एक का 7 है, एक का 3। v की वैल्यू 10 है, 1037। 10 × 10, 1037 होता है 3/4। अब इसको आप सॉल्व करोगे 75 आएगा, क्योंकि ये 100, 4 से करोगे 25, 25 नहीं 75। ये आ गया तो, ठीक है, तो आसान था, आपको रिजल्ट याद है। चलो यहाँ पे तो कह रहा है टू ब्लॉक्स विथ masses 8 kg एंड 12 kg आर कनेक्टेड बाय यूनिफॉर्म स्ट्रिंग। ये जो स्ट्रिंग है इसका भी मास दिया हुआ। कितना दिया है, 2 kg। क्या पूछा, वैल्यू ऑफ टेंशन द मिड पॉइंट ऑफ द स्ट्रिंग। अच्छा है, तो अगर लेंथ कितनी है स्ट्रिंग है 2 kg, हमसे इस पॉइंट पे टेंशन पूछा है यहाँ पे टेंशन पूछा है, इस पॉइंट पे कितना टेंशन डेवलप होगा, और ये है आधी स्ट्रिंग, आधी। आधी का मतलब 1 kg ऊपर होगा, तो 1 kg कहाँ होगा, बॉटम। ठीक है, चलो बताओ, पहले तो एक्सेलरेशन निकालो, कौन चला रहा है, 220 माइनस, आगे टोटल मास कितना है नीचे, 12 8 और 2 22, 22 g अपॉन टोटल मास, ड्राइविंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स, क्या आएगा, टोटल मास है 22, ये तो जीरो आ रहा है, मतलब एक्सेलरेशन है ही नहीं, बस जस्ट नेट फोर्स बैलेंस हो गई। तो हमें यहाँ का टेंशन चाहिए, तो क्या करें, तो ऐसे बना लेते हैं, इसका बीडी बना लो, इधर लग रहा है 12 g, और इस रोप की वजह से ऊपर टेंशन कितना है टी, और इसका भी तो लग रहा होगा 1 g, क्योंकि मास यहाँ तक है। टेंशन कितना हुआ, 12 g प्लस 1 g, कितना आ गया, 13 g, मतलब 113। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है, मैं 1 मिनट आया। सॉल्व करते हैं, चलिए क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, टू ब्लॉक्स आर कनेक्टेड बाय एन आइडियल स्ट्रिंग। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ टेंशन बताओ, हमें यहाँ का टेंशन चाहिए। पहला काम है एक्सेलरेशन निकाल, दो सरफेस रफ, इसकी वजह से म्यू एम जी कितना लगेगा बताओ, म्यू कितना है, इसका फ्रिक्शन फोर्स कितना काम करेगा,
म्यू एम जी, म्यू कितना है 0.2, मास कितना है 3, वी है 10, कितना आया 6 न्यू। इस वाले सरफेस पे कितना, ये कितना अपोज कर रहा है, म्यू एम जी मतलब म्यू जी 10 और 4 5 20 कहते हैं। तो हमें एक्सेलरेशन मिल गया। कौन है ड्राइविंग फोर्स 22, अपोजिंग फोर्स ये दोनों है 26। टोटल मास किसको चलाना है 538, कितना आएगा 7। ये तो पता चलेगा कि कितने एक्सेलरेशन से मूव कर रहे हो। तो आसानी है कि इसको यहाँ से कट करके बाहर निकाल, क्या करो इसको यहाँ से इतना पोर्शन बाहर है, और यहाँ पे टेंशन लग रहा है, तुम इस वाले को भी निकाल सकते हो, उससे जल्दी आएगा इसलिए। कितना केजी है 3 केजी, कितने एक्सेलरेशन से जा रहा है, चलो कौन लेके जा रहा है टेंशन। नेट फोर्स एक ही है, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो इस पे एक ही फोर्स काम कर रही है, लेकिन पीछे भी तो है। कौन अपोज कर रहा है इस पे, म्यू एम जी। म्यू एम जी कितना होगा, कितना है 6 न्यूटन, 6 न्यूटन है ना, हाँ ठीक। अब लिख, इधर क्या लिखेंगे, इधर लिखेंगे T-6 इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। यहाँ से टेंशन कितना 27 न्यूटन। देख लो, ये ऑप्शन आपका करेक्ट। ठीक है, समझ गए। क्योंकि ये 6 न्यूटन तो लगी रहा ना पीछे की तरफ, आगे आगे। चलो ये था फिजिक्स खत्म हो गया, अब केमिस्ट्री आ गई, फटाफट सॉल्व करते हैं इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज कंटेन ओनली 5 ऑन, कह रहा है कौन सा स्पीसीज पर सिर्फ 5। हमने पढ़ा है B2 और C2। B2 में एक जो पाई बॉन्ड है वो एक पाई होता है, और C2 में दोनों है होते हैं दोनों पाई। तुम्हारा आंसर क्या होगा B2। ओके, आगे बढ़ते हैं। जो फॉलोइंग सेट ऑफ ओनली एक्सपेंडेड ऑक्टेट, एक्सपेंडेड ऑक्टेट में जाता कौन है पहले ये बताओ, एक्सपेंडेड ऑक्टेट में जाता कौन है जनरली। सेकंड ग्रुप वाले थोड़ी अपना ऑक्टेट एक्सपेंड कर पाते हैं। अगर कोई सेकंड पीरियड का है, सेकंड ग्रुप ने सेकंड पीरियड, अगर कोई सेकंड पीरियड का एलिमेंट है वो अपना ऑक्टेट एक्सपेंड ही नहीं कर पाएगा। एक्सपेंड ऑक्टेट कौन करता है, बिलो सेकंड ग्रुप वाले। क्या बिलो ग्रुप में कह रहा हूँ बार बार, पीरियड वाले बिलो सेकेंड पीरियड, क्योंकि सेकेंड पीरियड के पास कोई वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता, इसलिए वो अपना ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं कर पाते। तो कौन एक्सपेंड करता है जनरली, सेकेंड पीरियड से नीचे वाले। अब देखो कह रहा है यहाँ SnO3 है, SO2 है, H2SO4 है। पता है नाइट्रोजन अपना ऑक्टेट एक्सपेंड कर ही नहीं पाएगा, सबको पता है, इसलिए ये तो नहीं। फास्फोरस कर लेगा, सल्फर एक्सपेंडेड ऑक्टेट, सल्फर यस ये हो सकता है। और चेक BCl3 ये तो इलेक्ट्रॉन ही डिफिशियंट। SF4 ठीक है, सल्फर नाइट्रोजन आ गया नहीं। एक्सपेंडेड ऑक्टेट थोड़ा ऑप्शन देखोगे तो अजीब लगेगा आपको, सारी चीजें ऐसे पता होनी चाहिए। सेकेंड पीरियड वाले तो करेंगे, थर्ड पीरियड देख लो फटाफट। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि फॉलोइंग ऑल एटम सारे कोप्लेन, मतलब उस मॉलिक्यूल के सारे एटम कोप्लेनार मतलब एक ही प्लेन में। चलो हमें पता है कि सारे कार्बन क्या है, sp2 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 sp, जो क्लोरीन इससे लगा है इसके पास भी तो लोन पेयर है, या ये भी रेजोनेंस में जा सकते हैं। तो बेंजीन से लगा कोई एटम होगा तो वो सब के सब क्या होंगे, कोप्लेनार होंगे। बेंजीन से डायरेक्टली अटैच्ड है अगर कोई एटम तो वो उसी प्लेन में है जिस प्लेन में सारे कार्बन हाइड्रोजन है, इसलिए इसका आंसर ए। इसमें आते ही बेंजीन नहीं, साइक्लोहेक्सेन, ये sp3 का कार्बन, ये एक प्लेन में हो ही नहीं सकते क्योंकि डैश विच में आ जाएंगे, नहीं होगा। चलो ये क्लोरीन तो ठीक है, ये sp2 से अटैच्ड, लेकिन ये जो मिथाइल लगे हुए हैं ना, मिथाइल में क्या होगा, एक वेज में होगा 3 हाइड्रोजन अटैच है और एक किसमें होगा डैश में, एक प्लेन में नहीं होंगे।
यहाँ भी वही सेम रीजन है, sp सब sp3 कार्बन है, ये सब एक प्लेन में नहीं होंगे। हाइड्रोजन एक डैश में होगा और एक बीच में। ठीक है, आगे बढ़े। कह रहा हाइब्रिडेशन ऑफ सेंट्रल एटम इन द गिवन मॉलिक्यूल इज सेम एक्सेप्ट, सल्फर के पास है, पहले इसको चेक कर। नाइट्रोजन है 3 मिथाइल से एक लोन पेयर, मतलब 3 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर, sp3। सल्फर 6 होता है, 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, 4 4 का मतलब sp3। SiCl4 4 4 ही बनाया तो sp3। आते हैं इस पे। नाइट्रोजन है किससे जुड़ा हुआ है, SiH3। SiH3। SiH3 तुमने एक टॉपिक पढ़ा होगा जिसको बोलते हैं बैक बॉन्ड। क्या बोलते हैं? इसके पास इसका डी खाली, क्या इसके पास है लोन पेयर, क्या होगा? यहाँ पे हो रही है बैक बॉन्डिंग, क्या हो रही है, बैक बॉन्डिंग। इसका मतलब इसका लोन पेयर बिजी हो गया, इसके इसका हाइब्रिडेशन होता है sp2 प्लेनार। ठीक है, बैक बॉन्डिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पढ़ लो। ये डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। डाइपोल डाइपोल फोर्सेस कहाँ होंगे? डाइपोल डाइपोल का मतलब जहाँ पे कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा, ये तो इसमें डाइपोल, ये तो नॉन पोलर है, इसमें इंड्यूस डाइपोल हो सकता है। ये तो इंड्यूस डाइपोल, यही सेम N2 में भी इसमें इंड्यूस डाइपोल होगा, एक डेल्टा का ये इसमें डाइपोल है, ये डाइपोल बनाएगी, ये डाइपोल बनाएगा, ये डाइपोल बनाएगा, इसका मतलब ये सही, ये वाला गड़बड़, ये सेम यही इंड्यूस डाइपोल। अब होता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल होंगे या कोई नोबल गैस होगा, वो तो इंड्यूस डाइपोल बनाएगा। कोई नॉन पोलर हो या नोबल गैसेस हो, उसमें इंड्यूस डाइपोल आता है किसी दूसरे के इफेक्ट की वजह से, वो खुद डाइपोल नहीं बनाते। चलो अगला, सीरीज कंटेनिंग पी पाई डी पाई। पी पाई डी पाई वही सेम लॉजिक, जो अपना ऑक्टेट एक्सपेंड कर लेंगे, ज्यादा बॉन्ड बना लेंगे। मतलब पी पाई डी पाई सेकंड पीरियड वाले नहीं बनाते, इसको पता है, पाई बॉन्ड। मतलब पी पाई डी पाई का मतलब किसी का पी पार्टिसिपेट करे और किसी का डी। डी किसके पास होता है? सेकंड पीरियड वाले के पास थोड़ी होती है, थर्ड पीरियड वाले के पास होता है। ये तो सेकंड पीरियड के हैं, ये तो सेकंड पीरियड के हैं, तो सेकंड पीरियड के यहाँ सल्फर है थर्ड पीरियड का, इसका मतलब करेक्ट आंसर है थर्ड। समझ गए? करेक्ट ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ, कौन बॉन्ड सबसे चाहिए, तो पता ना कि पीरियड में जाने पे साइज घटती है और नीचे जाने पे साइज बढ़ती है, तो पता है ना। कार्बन और ऑक्सीजन में कार्बन बड़ा होगा, ऑक्सीजन छोटा होगा। पहले कुछ चीजें देखते हैं क्या क्या है। सी डबल बॉन्ड सी बी एस, सी डबल बॉन्ड ओ है, सी डबल बॉन्ड सी और सी डबल बॉन्ड, ये तो टाई हो गया, इन दोनों में कार्बन बड़ा है, इसका मतलब सी डबल बॉन्ड सी बड़ा होगा किससे, सी डबल बॉन्ड ओ से। कह रहा है कि यहाँ देखो सी डबल बॉन्ड ओ बड़ा है किससे, ये तो रॉन्ग। अब देखो, अब क्या हो, अब हाइड्रोजन भी है, हाइड्रोजन तो बहुत स्मॉलेस्ट होते हैं साइज में, वो तो लास्ट में ही रहेंगे, याद रखो, वो कहाँ रहेंगे, लास्ट में रहेंगे। इसका मतलब सी डबल बॉन्ड सी के बाद जो आएगा वो आएगा सी डबल बॉन्ड ओ। हाइड्रोजन वाले लास्ट, कार्बन और हाइड्रोजन या ऑक्सीजन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हाइड्रोजन में कार्बन हाइड्रोजन बड़ा होगा किससे, ऑक्सीजन, क्योंकि कार्बन की साइज बड़ी होती है किससे, हाइड्रोजन। कार्बन की साइज बड़ी होती है ऑक्सीजन से, इसलिए ये वाला सी एच बड़ा होगा ओ एच से, और सी डबल बॉन्ड सी बड़ा होगा सी डबल बॉन्ड ओ से। और ये परफेक्ट ऑर्डर। एनसीईआरटी में इसका डेटा कुछ जो मुझे याद हो बता देता हूँ, ये जाके देखना 134 पाइकोमीटर के आसपास होगा। ये इतना छोटा है कि 100 के नीचे है, 91 पाइकोमीटर के आसपास है। एनसीईआरटी में इन दोनों का देख लेना क्या है, ठीक है, एनसीईआरटी में मेंशन है। अब आते नंबर ऑफ पोलार मॉलिक्यूल। पोलार का मतलब पोलार जिसका डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो। एच एफ तो पोलार होता है, डेल्टा काई से देखते हैं ना, क्योंकि ये भी टाइप मॉलिक्यूल, मतलब ये तो है। एच टू ओ मॉलिक्यूल भी पोलार होता है, डाइपोल मोमेंट बड़े हो ना, ओ एच ओ एच। हाँ, इसका डाइपोल का डायरेक्शन इधर, इसका डाइपोल का डायरेक्शन इधर, इधर सारे एक ही होते हैं।
CO2 तो नॉन पोलर है, सबको पता है। ये होगा कार्बन ऑक्साइड, ये तो नॉन पोलर है, तो ये नहीं। OH के बारे में आपको पता है कि इसको बोलते हैं हम रोटामर्स, क्या बोलते हैं? OH हो, OR हो, SH हो, क्या हो? यहाँ पे OH होता या OR होता या SH लगा होता, इन सब का डाइपोल मोमेंट होता है नॉन जीरो, याद रखो। यहाँ पे क्या होता है कि ये बॉन्ड क्या होते हैं, रोटोमर्स, ये घूमते रहे, क्या होते हैं, इस सिंगल बॉन्ड के अराउंड ये रोटेट करते रहते हैं, मतलब इनका डाइपोल कैंसिल नहीं हो पाता है एनी टाइम, इसका मतलब ये बोला है। क्लोरीन क्लोरीन सिंगल एटम में डाइपोल क्या हो जाता है, कैंसिल, ये तो जीरो है, नॉन पोलर। यहाँ देखो क्लोरीन 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 पूरा सिमेट्रिकल है 120 डिग्री। तो पता है कि अगर कोई तीन फोर्स सेम एंगल पे लग रही है, मतलब 120 पे लग रही है, तो नेट फोर्स क्या आती है, जीरो। डाइपोल मोमेंट भी तो वेक्टर क्वांटिटी है। या ऐसे देख लो, इसका डाइपोल ऊपर है, इन दोनों का डाइपोल का रिजल्टेंट नीचे है, तो ये डाइपोल कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि दो सेम डाइपोल अपोजिट में कैंसिल हो जाते हैं, इसका मतलब ये भी क्या है, नॉन पोलर। कितने बचे, एक दो तीन, एक दो तीन कहाँ है, ये आंसर है। समझे? आगे बढ़ते। कह रहा फोर्थ सेल ऑफ एटम कंटेन्स 4s 4p 4d 4f। सब सेल फोर्थ में आता है ना, 4s भी होता है, 4p भी होता है, 4d भी होता है, 4। कह रहा है सब सेल्स आर नॉट फिल्ड फॉर द फोर्थ पीरियड। जब तुम फोर्थ पीरियड में जाते हो, बताओ फोर्थ पीरियड में किसको किसको फिल करते हो? 4s आता है, ये तो पता है ना। एस और पी का एन सेम आता है, 4s के बगल में 3d होता है, उसके बाद 4p आता है, बस फोर्थ पीरियड में यही तीन भरे जाते हैं। 5s में क्या आता है, 5s आता है, फिर आता है 4d आता है, फिर आता है 8p आता है। जैसे तुम 6s में पहुंचते हो, 6s के बाद क्या आ जाता है, 4f आ जाता है, फिर 4d आ जाता है, फिर 6p, ऐसा कुछ। तो चौथे पीरियड में कौन नहीं भरा जाएगा, ये 4d और 4f नहीं फिल किए जाते फोर्थ पीरियड। ठीक है। अगला, if the successive ionization for element X are given as, अरे ठीक है। अच्छा, इसमें तो क्वेश्चन ही इनकम्प्लीट। पहले अच्छा इसकी वैलेंसी बता दो, इसी को मैं क्वेश्चन आया था, इसकी वैलेंसी क्या होगी? ये अगर सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी दी है, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी? ये फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, सेकंड है और थर्ड है, ये फोर्थ है। फर्स्ट और सेकंड में कितने का गैप है, देखो। फर्स्ट सेकंड में ज्यादा का गैप है, कितने का, कितने का गैप है, 625 का गैप। सेकंड थर्ड में कितने का गैप है, 275 का गैप। और थर्ड फोर्थ में तो 300 का गैप। यही है इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस। वैसे भी सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी तो बढ़ती ही तो रहती है। देखो जम कहाँ सबसे ज्यादा, जम सबसे ज्यादा फर्स्ट और सेकंड में। इसका मतलब वो एक इलेक्ट्रॉन आसानी से दे रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं दे रहा है, इसका मतलब है इसकी वैलेंसी 1। तो क्वेश्चन है कि जो मेटल है, एलिमेंट एक्स क्या है, एलिमेंट एक्स जो भी होगा हमें नहीं पता, जिसकी वैलेंसी 1 होगी वो क्या हो सकता है, बताओ। वैलेंसी 1 कहाँ पाया जाता है एक्चुअल में, ये जनरली क्या होगा, ये होंगे अल्कली मेटल्स, यही ना। अगर वैलेंसी 2 आती तो अल्कलाइन अर्थ मेटल होगी। ठीक है, इसको यहीं पे छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इन द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन वैल्यू ऑफ n-1, कह रहा है n-1 की वैल्यू 5, अगर ये 5 है तो ये 4 होगा, सबको पता है। n-1 5 है तो n की वैल्यू तो 6 आएगी ना, n की वैल्यू है 6, तो वहां 6 रखेंगे, तो क्या आएगा 6s2। और क्या है 5d, कह रहा है 0 से लेके 1 तक। और 4f5 सबको पता है, 1 से लेके 14, ऐसा कुछ दिया हुआ है कि कोई एक एलिमेंट है जिसका, देन द कॉन्फ़िगरेशन किसका हो सकता है, ये वाला कॉन्फ़िगरेशन इसमें किसका हो सकता है, छठे पीरियड में हो, 5d भी है, 4f भी, बताओ। ये रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स तो नहीं होंगे, रिप्रेजेंटेटिव में तो डी कंप्लीट होता है, एस बी कंप्लीट होता है, पी सब शेल खाली है।
पी वाले में इनकम्प्लीट हो सकता है या P6 भी हो सकता है, यहाँ ठीक है, मतलब रिप्रेजेंटेटिव तो नहीं है। ट्रांजिशन एलिमेंट में जो एफ होता है तो कंप्लीट होगा, नहीं है तो कंप्लीट नहीं होगा, ऐसा भी होता है। और कह रहा है कि वो लेंथेनाइट या एक्टिनाइट से, इसी दोनों में से कोई एक होना है। बताओ, लेंथेनाइट सीरीज कहाँ से चालू होती है? सेरियम से लेके ल्यूटेटियम तक, और एक्टिनाइट सीरीज चालू होती है थोरियम से लेके लॉरेंशियम तक। हमें पता है जब हम 90 पे रहते हैं, 90 में जो होता है वो डी में 2 आता है, और यहाँ क्या कह रहा है कि डी में 0 से लेके 1। इसके बाद जब हम 90 में 1 में जाते हैं, 92 में जाते हैं, 93 में जाते हैं, इन तीनों में डी में 1। इसका मतलब है कि 90 वाले में तो डी में 2 होता है, एक्टिनाइड तो नहीं है। और जब आप लेंथेनाइड में जाते हैं, सेरियम में डी 1, या तो 0 होगा, या तो सेरियम में पाया जाता है और एक यहाँ पाया जाता है, और एक 64 पे भी डी में 1 पाया जाता है, बस 3 जगह। इसका मतलब ये लेंथेनाइड ही है, एक्टिनाइड नहीं हो सकता। ठीक है, ऐसे पहचानते हैं। आगे बढ़े। Can which of the following option the correct order arrangement does not follow the variation of property indicated against it? वह कौन सा सही है? मेटेलिक रेडियस डाउन द ग्रुप जाने पे बढ़ता है जो सही है, ये तो करेक्ट। इंक्रीजिंग आयोनिक रेडियस, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है तो नेगेटिव चार्ज बढ़ने पे साइज बढ़ती है, ये भी करेक्ट। इंक्रीजिंग फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, कह रहा है बोरान की सबसे ज्यादा, फिर एल्यूमिनियम की ना ना। तुमने ऐसा एक ऑर्डर पढ़ा, पढ़े हो ना? तुमने एक ऐसा ऑर्डर पढ़ा, यहाँ बोरान होता है, यहाँ एल्यूमिनियम, यहाँ गैलियम, यहाँ इंडियम, यहाँ थैलियम। सबसे ज्यादा बोरान, फिर थैलियम, फिर गैलियम, फिर एल्यूमिनियम, देन इंडियम। गैल्यूमिनियम, गैलियम की साइज एल्यूमिनियम से छोटी होती है ड्यू टू लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्ट, नहीं, ड्यू टू डी कंट्रैक्शन ना, ड्यू टू डी कंट्रैक्शन। क्योंकि जैसे ही 3D के बाद, समझ, देखो ऑर्डर देखो, बोरान के बाद कह रहा है एल्यूमिनियम, क्योंकि ना ना ना, ये तो रॉन्ग हो गया। बोरान के बाद क्या कह रहा है? एल्यूमिनियम की ज्यादा होगी, ये तो रॉन्ग हो गया ना भाई। इसका मतलब हमसे रॉन्ग ही पूछा है, तो क्या होगा? फिर इंक्रीजिंग निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी उसकी ज्यादा होती है जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे बढ़िया हो। उसमें बताइए, सब अल्कली मेटल्स है, डाउन द ग्रुप जाने पे घटती है ना, इसका मतलब ये तो करेक्ट। और हाइड्रोजन की अल्कली मेटल से ज्यादा होती है। अगला क्वेश्चन, इफ एन ऑर्बिटल कैन है मैक्सिमम 4 इलेक्ट्रॉन्स, पहले बताओ फोर्थ पीरियड में आता क्या क्या? फोर्थ पीरियड में आता है 4s, 4p और 4d, यही 3 आते हैं। कह रहा है कि अगर हम एक ऑर्बिटल को 4 इलेक्ट्रॉन, s में तो एक ही ऑर्बिटल होता है, p में 3 होता है और d में 5 होता है, तो क्या कह रहा है? सब एक ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन लेते, यहाँ 4 आएंगे, यहाँ 4 दोगे तो 4 3 जा 12, यहाँ पे 4 दोगे तो 4 5 जा 20। काउंट कर लो, 4 प्लस 12 प्लस 20 कितना आया? मतलब उस, अगर हम एक ऑर्बिटल को 4 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट करेंगे तो उसमें टोटल आएंगे एलिमेंट 36। समझ गए? आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन है, ये लोथर मेयर पे है, रिगार्डिंग द लोथर मेयर कर्व आपको पता होगा। ऐसा कर्व बना था ना फिजिकल प्रॉपर्टी और एटॉमिक मास के बीच। कह रहा मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव अल्कली मेटल को ऑक्युपाई द पीक, ये एकदम बात सही है। टॉप पे किसको रखा गया था? अल्कली मेटल को ना, सही है। लेस स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रोपॉजिटिव अल्कलाइन अर्थ मेटल ऑक्युपाई द डिसेंडिंग को, यस, डिसेंडिंग पे किसको रखा था उसने? जब चारों के नीचे की तरफ जा रहा था, अल्कलाइन अर्थ मेटल, ये भी सही। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव असेंडिंग पोजिशन में, ठीक है, यहाँ पे किसको रखा उसने? जब हम चारों के ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो उसने हैलोजन को रखा, इसका मतलब
इसका मतलब है ये भी क्या है, सही। तीनों सही है, तो मतलब ए बी सी। आगे पे आते हैं। विच पैराफिलिन बिलोंग टू सेम ग्रुप इन द मॉडर्न पीरियाडिक टेबल। बताओ कौन सा सही है। अच्छा, तुम पीरियाडिक टेबल पढ़े होगे, जब नीचे जाते हो, अगर कोई एलिमेंट यहाँ पे है, कोई एलिमेंट, हम जो नंबर ऐड होता है एक से दूसरे एलिमेंट की तरफ पहुंचते हैं, मतलब कोई एलिमेंट यहाँ है, कोई यहाँ है, कोई यहाँ है, तो आपने देखा होगा या तो +2 ऐड हो रहा है, या तो +8 ऐड हो रहा है, या तो +18 ऐड हो रहा है, या तो +32। इसी में से कोई एक नंबर ऐड होता है नीचे जाना। अगर मैं 29 एक और, ये सब इवन नंबर है, मैं शॉर्ट ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ये सब, ये ऑड नंबर है, ये इवन, ऑड में इवन ऐड होगा तो ऑड आएगा, यहाँ इवन लिखा हुआ है। देखो ये इवन नंबर, अगर इसमें इवन करोगे तो इवन आएगा, लेकिन यहाँ ऑड लिखा हुआ है। ये देखो इवन नंबर, और इसमें ऐड किया गया इवन, तो आया इवन, ठीक। ये है इवन, उसमें इवन ऐड करोगे तो लिखा है ऑड, जो पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब यही सही। 34 है सेलेनियम। सेलेनियम में 18 ऐड किया गया तो क्या बन गया, टेल्यूरियम। ये टेल्यूरियम है, और ये सेल ऑक्सीजन फैमिली में आता है। कहाँ आता है, ऑक्सीजन। इसका मतलब करेक्ट आंसर है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, हमारे सारे क्वेश्चन हो गए। ठीक है, चलो, सारे क्वेश्चन फिनिश हो गए। अब अगला टेस्ट जब होगा तीसरा, तो उसका भी लेंगे फिर। चलो, पढ़ते रहो बस।